कैसे हो अबोध बालक और बालिकाओं, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को एडमिट कार्ड वाले वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लास 6 और 9 दोनों के लिए। अब क्या है कि क्लास 6 के लिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन होंगे मैथ के यहाँ पे थोड़ा सा टफ पड़ेंगे, तो उसका आप ध्यान रखना है क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन है वो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन लिया गया है। बट क्लास 9 के लिए एकदम मतलब अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मजा आएगा। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको भी ज़रूरत हो, ताकि वो भी देख सकें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तब नीचे कमेंट करके पूछना। और जेएनवी पाठशाला को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जेएनवी पाठशाला से जुड़ जाइएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपका टाइम शुरू होता है अब। अब समझना इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे बोले द फैक्टर ऑफ 49 पी स्क्वायर माइनस 36। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं लिख दे रहा हूँ। एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। आप इसको लिख लेना, ध्यान देना इस पे। अब यहाँ पे देखो, इसको भी हम चाहे तो इसी पे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो बस हमको ए पता होना चाहिए और बी पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। आप देखो यहाँ पे 49 दिया हुआ है, हम 49 को 7 लिख सकते हैं। और उसके बाद से ये जो पी स्क्वायर दिया है इसको पी, और इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको ये 49 पी स्क्वायर मिल जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही अगर हम 36 को देखो तो अगर ये 6 का स्क्वायर हम लिख देते हैं तो ये 36 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। हमारा ए भी मिल गया हमको 7p और हमारा बी भी मिल गया 6। तो इस तरीके से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी भरते हैं यानी तो ये हो जाएगा हमारा 7p प्लस 6, और सेकेंड ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 7p माइनस 6। तो इस तरीके से ऑप्शन सी ही हमारा बिल्कुल एक सही है, बाकी ये दोनों गलत है और ये नॉन ऑफ दिस होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना शुरू करो। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज थ्राइस ऑफ इट्स हाइट। मतलब एक समानांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तो जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो उसकी साइड्स होती है वो समान इक्वल डिस्टेंस पे होती है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे होती है। अब उसके बाद से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसका जो बेस है, ये जो नीचे का बेस है उसका ये जो यहाँ पे अगर ये जो हाइट है उससे 3 गुना है। अभी अगर हम हाइट को, जो हमारा जो हाइट है, अगर हाइट को हम x मान लेते हैं तो आप ही सोचो जो हमारा बेस है वो हमारा 3x हो जाएगा। आप यहाँ पे समझो, क्योंकि ये जो हमारा हाइट दिया हुआ है ये भी हमको नहीं पता है और ना ही हमको बेस पता है। तो अगर हम हाइट को x मान लेते हैं तो हमारा जो बेस है इससे 3 गुना हो जाएगा, यानी जाएगा, तो इसलिए ये हमारा 3x हो जाएगा। अब हमको बेस भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गया है। और इसका जो हमारा इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हमारा इसका एरिया दिया है पैरेललोग्राम को, तो हम इसको बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ आगे। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो आपको पता होगा कि होता है बेस इंटू हाइट। अगर नहीं पता होगा तो आप इसको भी याद कर लेना, बेस इंटू हाइट होता है, या लंबाई गुणे चौड़ाई भी आप इसको एक प्रकार से बोल सकते हो। यहाँ पे बेस इंटू हाइट को समझना, हमारा जो बेस था वो हमारा था 3x और जो हमारा हाइट था वो था x, और हमारा जो ये एरिया पैरेललोग्राम है यानी जो हमारा एरिया है वो दिया हुआ है हमारा 2187। अब इसी को हमको निकालना है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कराते तो हमारा हो जाता 3x स्क्वायर बराबर 2187। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास ये x स्क्वायर दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। 3 से हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 729। और जब हम ये जो स्क्वायर है इसको जब इधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा हमारा, ये 729 रूट में हो जाएगा। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे 729 का रूट में तो ये हो जाएगा 27, यानी 27 हो जाएगा। इस तरीके से ये 27 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता भी है। यहाँ पे पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर व्हेन अ 6 फेस्ड अनफेस्ड डाइस इज ट्वाइस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो डाइस होता है, आपने डाइस देखा होगा, अगर आपने लूडो खेला होगा तो आपको पता होगा, ये जो डाइस होता है इसमें 6 फेसेस होते हैं। तो ये जो 6 फेसेस होता है इसी को उछाला जाता है।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, संभावना क्या हो सकती है कि कंपोजिट नंबर कितना आ सकता है, यानी संयुक्त संख्या कितना आ सकता है। तो आप पहले समझो कि जो टोटल आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम यानी जो कितना आपका रिजल्ट आ सकता है, कितने के अंकों की पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास कितने अंक है, 6 अंक है, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अगर हम उछालेंगे तो इन्हीं में से ना कोई एक आ सकता है, यानी जो टोटल आउटकम है वो हमारे पास 6 है, लेकिन उनमें से कितना आ सकता है, 6 में से सिर्फ कंपोजिट नंबर ही आ सकता है। तो अगर इन 6 में से हम देखें कंपोजिट नंबर कौन कौन सा है, तो एक हमारा ना ही प्राइम नंबर है ना ही कुछ, एक को हम किसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं तो एक को छोड़ दिया जाए। 2 हमारा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है, और उसके बाद 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, और यहाँ पे बचा 6। तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी सिर्फ 4 और 6 ही हमारे पास कंपोजिट नंबर है, यानी 2 कंपोजिट नंबर है, यानी 6 में से 2 ही कंपोजिट नंबर आ सकते हैं, यानी टोटल 6 आउटकम्स में से 2 ही आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है जो आ सकता है कंपोजिट नंबर का। तो अगर 2/6 को हम कट करते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरे वीडियो का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देना और जरूर इसको सॉल्व करना। तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सॉल्व किया तो नीचे कमेंट में आंसर लिख देना। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यहाँ पे पहला हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है कि x और ब्रैकेट में x + y + z = 9। दूसरे हमारे पास वैसे ही दिया हुआ है, और थर्ड में भी वैसे ही दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे देखो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम इजी बनाते हैं। पहले इसका 3 इक्वेशन अच्छे से बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हम इसको तोड़ते हैं ब्रैकेट को फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो जब हम x से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x², और फिर x से y क्या कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा xy, और फिर x से z से कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x और z, और यहाँ पे ये 9 का हमारा 9 ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। वैसे ही हम दूसरे इक्वेशन को भी बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा yx और प्लस फिर हो जाएगा y², और फिर हम करेंगे तो ये हो जाएगा yz, और बराबर ये हमारा 16। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर वैसे ही हम थर्ड इक्वेशन को भी बनाए तो ये हो जाएगा हमारे पास zx, और उसके बाद से फिर से हो जाएगा ये हमारे पास का प्लस yz, और फिर से हो जाएगा z², और बराबर 144। तो अब स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने पहला इक्वेशन लिख दिया है। इसी तरीके से हम तीनों इक्वेशन को लिखेंगे, ताकि आगे हमको जो भी इनमें ऐड करना होगा या इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा या अगर इनका कंपैरिजन करना होगा तो हमको बहुत ही आसानी से हम इसको कर लेंगे। तो अब देख रहे हैं कि मैंने थर्ड इक्वेशन भी अब लिख दिया है। इसके बाद से हम इसका इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लिख देंगे ताकि पहचानने में ईजी रहे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, जिससे कि मतलब ये एक्सप्रेशन जो है काफ़ी इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो पहले हम न्यूमेरिकल यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये 144 और 16 160 और 169, ये हो जाएगा हमारा 169, और इक्वल टू इधर जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम थोड़ा इजी तरीके से जोड़ते हैं। यहाँ पे हमारा x², यहाँ पे y², यहाँ पे z²। पहले हम इसको लिख लेते हैं x² + y² + z², और आगे फिर हम प्लस करके अगर फिर यहाँ पे हम जोड़ना चाहें तो देखिए यहाँ पे एक कॉमन चीज़ हमें मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो दिख रहे हो कि xy हमारा एक बार आया है, फिर इस इक्वेशन में भी xy हमारा आया है, यानी 2xy हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। और उसी तरीके से आप देखो तो यहाँ पे भी आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगा, यहाँ पे zx और यहाँ पे भी zx यानी 2zx, और यहाँ पे आप देखो तो फिर यहाँ पे yz यानी 2yz। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं xy + zx + yz। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो जब हम इतना लिखेंगे तो इसका मतलब आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये जो हमारी वैल्यू होती है x + y + z का अगर हम होल स्क्वायर निकालें तो उसी के बराबर आएगा, यानी इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारा होगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 और ब्रैकेट में अगर हम लिखे तो एक्स वाई, पहले एक्स जो है वाई से मल्टीप्लाई कराएगा, फिर एक्स जो है जेड से मल्टीप्लाई कराएगा, उसके बाद से वाई जेड से मल्टीप्लाई करेगा और इस तरीके से इन तीनों का जोड़ हम लिख देंगे। इस तरीके से अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हमारा एक्स वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, उसके जगह पे हम लिख सकते थे और बराबर हमारा 169 था ही। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर हम इस साइड भी रूट कर दें और इस साइड भी रूट कर दें तो ये हमारे रूट से स्क्वायर कट जाएगा और इस रूट का वैल्यू हमारा 13 आ जाएगा, यानी 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड का सीधा सा वैल्यू मिल गया 13 यानी 13। तो यहाँ से आप बड़े ही आसानी से यहाँ पे इस वैल्यू को भर करके और x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे हम इसका वैल्यू अगर 13 भरेंगे, यानी x और x का वैल्यू हम 13 भरे बराबर 9, तो ये जो 13 है इधर आकर के डिवाइड कर देगा, तो x बराबर 9/13। तो ये जो x की वैल्यू होगी वो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 72 डिग्री, फाइंड द सम ऑफ द ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ इट। यहाँ पे बोल रहा है कि एक समबाहु बहुभुज है और बोल रहा है कि उसके बाह्य कोण का उसका जो बाह्य कोण है वो 72 डिग्री का है, तो उसके अंतः कोणों का जो उसका इंटीरियर एंगल्स होगा उसका सभी का सम कितना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल हो तो और आपको साइड निकालना हो तो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हो तो आपको मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आप 360 बाई और जो एक्सटीरियर एंगल हो अगर उससे आप यहाँ पे डिवाइड करते हो एक्सटीरियर एंगल से, तो ये हमेशा आपका साइड निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप हो सके तो लिख लेना। 360 से आप एक्सटीरियर एंगल को अगर डिवाइड कर दो तो आपको साइड पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम 360 को डिवाइड करते हैं 72 से, तो ये हमारा कट जाएगा 5 बार में। अब यहाँ पे तो हमारे पास एक पंचभुज आ गया। अब आप देखो इस तरीके से पंचभुज को बनाया जाता है, तो आप यहाँ से भी बड़े ही आसानी से पता कर सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप ज़्यादा तामझाम में ना फंसना। अब आप ऐसे पंचभुज बना लेना और आपसे पूछा जाए इसका इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, तो आप इसको कुछ बराबर भागों में बांट लो। अब यहाँ पे देखो जैसे ही आपने इसको बराबर भागों में बांटा, आप इसको बड़े ही आसानी से बता सकते हो कि इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसका जो होता है 180 डिग्री होता है और जो क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री होता है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कि पंचभुज का हमारा हो जाएगा 540 डिग्री। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा सही है। अगर आपसे षष्ठभुज का भी पूछे तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। हमारे पास 2 ट्रायंगल हो जाएंगे और एक रेक्टेंगल हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरीके से 180 डिग्री और 180 डिग्री, ये 360 और 360 720 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझना है। इन द गिवन फिगर इफ द L पैरेलल टू M देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यहाँ पे एकदम सिंपल सा दिया हुआ है, जो भी काम करना है यहाँ पे फिगर में ही किया है और यहाँ पे ये दोनों आपस में पैरेलल है। L जो है वो M के पैरेलल है। अब यहाँ पे हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये जो एंगल है इसी की वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे जो x दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब आप समझो, थोड़ा सा एक चीज समझो पहले। अगर यहाँ से अगर हम बीच में एक और लाइन ड्रा कर देते हैं, ये भी पैरेलल हो L के और M के, तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल जाएगा। जैसे कि ये जो L है और यहाँ पे हमने मान लिया कि इसको हमने N ड्रा कर दिया पैरेलल, तो ये जो एंगल है यहाँ पे जो 100 डिग्री होगा, उसके बाद से यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है बाय द को इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 डिग्री है, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो हो जाएगा 80 डिग्री का। और यहीं पे आप यहाँ पे एक और चीज़ आप देखो, यहाँ पे हमारा 3 एंगल इस तरीके से बन रहा है। तो ये जो हमारा एंगल होगा, यानी यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो 30 एंगल के बराबर होगा अल्टरनेटिव एंगल से, क्योंकि यहाँ पे एन टाइप का ऐसे बन रहा है। तो ये जो हमारा एंगल होगा वो यहाँ के एंगल के इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर हमारा 30 डिग्री है तो वहाँ पे भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से करके ये हमारा हो जाएगा
110 डिग्री। तो इस तरीके से इस पूरे एंगल का जो वैल्यू होगा वो तो हमारा 110 डिग्री आ गया, लेकिन इस पूरे एंगल का बराबर हमारा दिया हुआ है x+5, लेकिन हमसे जो वैल्यू पूछा गया वो सिर्फ x का पूछा गया है, यानी x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालने के लिए हम x बराबर यहाँ पे इस 5 को इधर माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 105 डिग्री। अगर आप ऑप्शन को देखो तो इसमें 110 डिग्री भी दिया है और 105 डिग्री भी दिया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन 110 डिग्री हमारा गलत है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। सिर्फ 105 डिग्री जो हमारा दिया है यही सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप थोड़ा अच्छे से समझना। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है, तो इसका 517 सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है हमारा 2LB L+B और इंटू H होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है उसमें सिर्फ हम हाइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। आप याद रखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट। तो यहाँ पे जब हम 2 और LB के जगह पे 5+3 लिखेंगे और इंटू H के जगह पे हमारा 4 दिया हुआ है, तो हम इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 8 × 4। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, यानी हमारा ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान दो, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बट ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में ये दे दिया रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे नॉन ऑफ दीज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अब इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझना। इस तरीके के क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है रामू इन्वेस्टेड एन अमाउंट 8,000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड फॉर 3 इयर्स। यहाँ पे आप देखना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी CI है, उसका क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो तरीका है कि आप हर एक ईयर का 8,000 पे 10% इंटू 1/100 ऐसे कर करके जितना आ रहा है उसके बाद इसमें ऐड कर करके इसको निकालते रहो 3 बार। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधे CI के फॉर्मूले पे रख करके इसको निकाल सकते हो। तो जो CI का फॉर्मूला होता है उसे आप एक बार देख लो। ये होता है P और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे जो R होता है हमारा बाई 100, और यहाँ पे जो टाइम रहता है वही लिख देते हैं हम। और उसके बाद से जितना भी ये इसका वैल्यू आता है इसको हम P से माइनस कर देते हैं, यानी जो हमारा ये प्रिंसिपल दिया हुआ है इसे माइनस कर देते हैं, तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाता है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे हम उसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 8,000 1 प्लस यहाँ पे R/100 का पावर 3 हो जाएगा, यानी हमारा जो ईयर दिया है वो 3 ईयर दिया है। और उसके बाद से जितना भी हमारा आएगा इसको 8,000 में से माइनस कर देंगे। तो इसको अभी हम नहीं लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्क्रीन पे हो नहीं पाएगा। इसको अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अभी हमको कुछ नहीं करना, ये 8,000 वैसे ही हमारा रहेगा। लेकिन यहाँ पे R के जगह पे हम 10 लिख लेते हैं क्योंकि हमारा ये 10 दिया हुआ है। तो ये 0 से 0 कट गया और 10 1 जा 10 और एक ये 11/10 और इस पे पावर 3 और इंटू 8,000, ये हमारा एक वैल्यू आ गया। अब इसको थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप 8,000 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इसको 3 टाइम्स लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या करो कि 0 से 0 0 0 0 इसको कट कर देंगे और उसके बाद से जब इसको आप तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 8 बचा हुआ है और यहाँ पे 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगा हमारा 10,648। आप इसको ध्यान से देखो, 10,648। लेकिन मैंने बताया था कि आपको इसको 8,000 में से माइनस भी करना है, तभी हमारा CI पता चलेगा। ये जो अभी हमारे पास अमाउंट है ये अभी मिक्स्ड अमाउंट है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे
तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 2648। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है उससे कहीं ज्यादा इजी है। अब इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है कि यहाँ पे 729 का स्क्वायर माइनस 271 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको उसी फॉर्मूले पे बना सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। आप इसको बड़े ही आसानी से एकदम सिंपल तरीके से बना सकते हो। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। और यही चीज़ हमको यहाँ पे करना है। हमको यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, बी भी हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 729 प्लस 271 और सेकेंड ब्रैकेट में हमारा 729 माइनस 271। अब यहाँ पे देखो, जब आप इसको दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000, ये हमारा 1000 हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा घटाने पे वो आएगा हमारा 458, यहाँ पे आ गया। अब देखो आप कितने आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। बस इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो 3 जीरो है इसके लास्ट में लग जाएंगे और इस तरीके से आपका आंसर कितने चुटकियों में आ गया। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बड़े ही आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा एक छोटी सी मिस्टेक आप ना करो तो वो मिस्टेक क्या है मैं आगे आपको बता दूंगा। यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ 9x माइनस 7xy। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो 9x है माइनस 7xy है, इसका आपको स्क्वायर करना है। इन दोनों का आपको स्क्वायर करना है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही क्या होगा कि कई लोग तो इसका ये आंसर लगा दिए होंगे, लेकिन ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे जो हमको तोड़ना है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। और इसका फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है। ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। अगर नहीं भी पता होगा तो आप इसको याद कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कई जगह पे ये माइनस 2ab इधर लिखा रहता है और बी स्क्वायर इधर लास्ट में रहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस ये जो प्लस और माइनस का गेम है ये सही होना चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81x स्क्वायर। और उसके बाद से फिर 7 का हम करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 49 और यहाँ पे x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर। और उसके बाद से जब हम इन दोनों, उसके बाद से हमारा ये माइनस हो जाएगा और उसके बाद से इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा करके 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस तरीके से जब हम कराएंगे तो ये हमारा 2 इंटू 9x इंटू 7xy होगा हमारा। तो इस तरीके से जब हम करेंगे हो जाएगा हमारा 126। यहाँ पे ये ये जो x और x मल्टीप्लाई करेगा तो ये x स्क्वायर और ये हमारा y। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 126x स्क्वायर y। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो सिर्फ ऑप्शन सी ही हमारे पास सही है। बाकी ऑप्शन जो डी है ये भी हद तक सही दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा है, यहाँ पे सिर्फ 63 दे दिया है। जबकि अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा था तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो सकता था। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि मैंने आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आंसर कर सकूं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये नॉलेज पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने जेएनवी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो जेएनवी पाठशाला को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।